जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज इंशाल्लाह हमारा सेकंड सेशन है, हम इसको शुरू करते हैं। लास्ट सेशन हमने जो देखा था उसको एक दफ़ा मैं क्विकली रिकैप कर देता हूँ। वैसे तो हमारा हो चुका था, लेकिन हम फिर से एक दफ़ा कर लेते हैं। देखें, इसमें हमने बात शुरू की थी कि अरबी ज़बान में या किसी भी ज़बान की जो बुनियाद होती है वो अल्फाज होते हैं। और अल्फाज दो तरह के होते हैं, एक मीनिंगफुल वर्ड्स जिनको हम बामायने अल्फाज कहेंगे, या उनके लिए जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे हमने पढ़ी है वो क्या है? एक हाँ मीनिंगलेस और बामाइनल अल्फाज और बेमाइनल अल्फाज। हाँ, नहीं, तो बामायने के लिए क्या क्या टर्मिनोलॉजी हम कलिमा यूज कर रहे हैं? कलिमा कलेमा। कलिमा। कलेमा, कल बिल्कुल। माशाल्लाह। तो कलेमा जो है बामायने अल्फाज को कहते हैं, और दूसरे तरह के जो अल्फाज होते हैं वो होते हैं बेमायने, जिनके कोई मायने नहीं होते। उनको हम क्या मोहम्मद कहते हैं? मोहमल। मोहम्मद। बिल्कुल। तो ये दो तरह के अल्फाज होते हैं। फिर हमने समझा था कि हम कलिमे को पढ़ेंगे, और कलिमे में हमने इस्म, फेल और हर्फ की डेफिनेशन समझी थी। कलमे की तीन अकसाम होती हैं, इस्म, फेल और हर्फ। और इसकी डेफिनेशंस जो है वो लास्ट क्लास में आई थी। वो हम उससे जा चुके हैं, तो हम उसको दोबारा अब रिपीट नहीं कर रहे। लेकिन ये कि अब हमने भी ये समझा था कि अब हम इस्म के हवाले से मजीद डिस्कशन करेंगे। और स्पेशली अब इस्म के चार एस्पेक्ट्स, चार इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होंगे जिनके बारे में डिस्कशन होगी। इसमें एराब के बारे में भी बात आएगी, एराब क्या होते हैं, ये वर्ड शायद सुना हुआ एराब, तो इसको हम जो है वो समझेंगे। और ऐसी ही हरकत भी होती हैं, तो हरकत किसको कहते हैं ये भी आखिर में इंशाल्लाह इसमें और एराब में फ़र्क को जो है वो देख रहे होंगे। तो अब अगर हम शुरू करें, सबसे पहले तो वो जो मैंने बात की है कि इस्म के चार पहलू जो है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर देखें, मैं इस्म को किसी सेंटेंस में यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं अरबी बोलना चाह रहा हूँ, तो पहले मुझे पता होना चाहिए इस्म के बारे में चार बातें जो भी हम देखेंगे। अगर वो नहीं पता होंगी तो मैं उस सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट जो है वो मैं नहीं बना सकूंगा, बल्कि उसमें कुछ मिस्टेक्स हो रही होंगी। आप हो सकता है अपनी बात तो कन्वे तो कर दें, लेकिन आपकी बात जो है वो उसमें क्लैरिटी नहीं होगी, ग्रामेटिकली कुछ मिस्टेक हो सकती हैं। ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा जो लोग उर्दू बोलते हैं, जिन्होंने उर्दू सीखी होती है, स्पेशली कोई आपको कोई ऐसा यानी कि आपको कोई अंग्रेज देखे या कोई इस तरह हो जिसने उर्दू की जबान सीखी हो, तो उसको आप जब सुनते हैं तो कैसा होता है, उसकी जबान में आपको लगा होता है कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो रही हैं। ऐसा होता है ना, तो वो जो मिस्टेक्स होती हैं वो इसी वजह से होती हैं कि वो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। जैसे अगर हम इंग्लिश बोलते हुए बहुत से लोग मिस्टेक्स करते हैं, तो उसकी वजह क्या होती है कि हमने उसको ग्रामर से सीखा होता है मोस्टली, तो हमारी ग्रामर की वजह से कभी बाज औकात कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। ये अभी इंशाल्लाह मिसालें आएंगी, इससे आपको क्लियर होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये जो चार एस्पेक्ट्स हैं इसको हम समझेंगे, और इसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल्स, कुछ सेंटेंसेस दिखाऊंगा, और उन सेंटेंसेस से आपको खुद ही क्लियर हो रहा होगा इंशाल्लाह कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है इस्म का जो पहला पहलू है, यानी पहला एस्पेक्ट जिससे हमें इस्म को समझना है, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे दो जुमले दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये दो जुमले लिखे हुए हैं। अब आप में से कोई इसके इन दोनों जुमलों में कोई फर्क बताए कि क्या है। पहला जुमला है खालिद ने शाकिर को कहा, और दूसरा जुमला है खालिद ने लड़के को कहा। तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है यहाँ पर? एक में आइडेंटिफिकेशन है और एक में बगैर आइडेंटिफिकेशन के बताया गया है। शाकिर और दूसरे ठीक में है। लड़के यूज किया है। ठीक है, अच्छा माशाल्लाह, साद भाई भी आ गए। साद भाई, अब क्लियर है शुरू से जो हम बात कर रहे थे? मतलब मैं अगर शुरू से मैंने साथ जो भाई। स्टार्ट किया अगर उन्होंने सुन लिया है तो बस मैसेज कर दें या मुझे बता दें, काफ़ी होगा। तो ताकि ये कि रिपीट ना करना हो, तो मुझे पता हो। ठीक है, तो ठीक है अवैस, असद भाई आपने जो बताया वो भी सही है बिल्कुल, कि एक में शाकिर का है, एक में लड़के का है। और कोई चीज़ में जो मतलब शाकिर और लड़के के बारे में मजीद एक्सप्लेनेशन अगर मिले कि क्या फ़र्क है इन दोनों में। आइडेंटिफिकेशन से क्या मतलब है यहाँ पर? आइडेंटिफिकेशन को आप मजीद अगर एक्सप्लेन करें। इसम है वो तो। इस्म है, कौन इस्म है? शाकिर इसम है। शाकिर इस्म है, और लड़का इस्म नहीं है। लड़का भी लड़के भी इसमें। लड़का भी इस्म है, ठीक है। हम्म। तो अब अगर दोनों ही इस्म है तो क्या उन दोनों में कोई फर्क है या नहीं है, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ जी असल में। बिल्कुल, क्योंकि उसमें नाम यूज किया गया है और इसमें बगैर नाम के लड़के तो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन ऊपर जो है लिखा गया है नाम, किसी एक शख्स को बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसको असल में यूं कहें कि
पहले वाले में अगर हम देखें तो एक खास नाम है, यानी एक खास इस्म है, ये किसी खास आदमी को कहते हैं शाकिर, उसका नाम होगा ये। लेकिन दूसरे वाले में लड़का बोला गया है तो लड़का कोई भी हो सकता है, ये एक आम हो गया, यानी कॉमन हो गया। तो एक में जो है ये नाउन जो पहला वाला है कोई खास है, और ये वाला जो है ये आम है। इसी को हम कहते हैं आम तौर पर प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। ये आपने शायद दो टर्म सुनी भी होंगी। प्रॉपर नाउन किसी भी खास चीज का जो नाम होता है उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन, और उर्दू में इसको हमने मारिफा पढ़ा होगा। और दूसरा होता है कॉमन नाउन जिसको हम नकिरा कहते हैं, यानी कोई आम नाम। लेकिन जब मैं अगर कहता हूँ मिसाल के तौर पर इंसान, तो अब इंसान में क्या हो गया कि अब इंसान में एक बहुत बड़ा एक ग्रुप जो है वो उसमें शामिल हो गया। ठीक है, तो अब इसमें बहुत से लोग इंसान हैं और सबके लिए इंसान की टर्म यूज हो सकती है। लेकिन जब मैं कह देता हूँ अब्दुल्ला, और अगर पूरा नाम उसका ले लूं, फॉर एग्जाम्पल अब्दुल्ला बिन सईद अगर उसका नाम है अगर, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अब ये कोई स्पेसिफिक एक बंदा होगा जिसकी बात हो रही है। तो जब मैं अब्दुल्ला बोलता हूँ या कोई प्रॉपर नाउन बोलता हूँ तो उससे वो सब बाकी जो है वो एक्सक्लूड हो जाते हैं, और सिर्फ एक बंदा या एक जात जो है वो खास हो जाती है। इसलिए इसको मैं कह रहा हूँ ये खास होता है। तो ये मारिफा जिसमें आप किसी एक खास चीज की बात कर रहे होते हैं, और दूसरा नकरा जिसमें आप कॉमन होता है, उसमें आप एक एज अ होल किसी एक जिन्स की बात कर रहे होते हैं, एक पूरी ग्रुप की बात कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं नकरा। क्लियर है ये फर्क इन दोनों में? जी जी जी। तो अब ये जो है ना हमें पता होना चाहिए इस्म के बारे में। ये पहला पहलू है कि वो इस्म जो है वो मारिफा है या नकरा है। अरबी में भी इसको मारिफा और नकरा ही कहते हैं, जैसे उर्दू में मारिफा नकरा कहते हैं, ऐसे ही अरबिक में भी इसको मारिफा और नकरा कहते हैं, यानी प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। ये जो एस्पेक्ट है पहला, इसको मैं नाम दे रहा हूँ वुसअत। वाव पर पेश पढ़ रहा हूँ और आइन पर जबर पढ़ रहा हूँ। वुसअत। वुसअत का मतलब क्या होता है? ये वर्ड आपने उर्दू में सुना है वुसअत? नहीं, वाला ना। मैंने तो नहीं सुना। ठीक है, और किसी ने सुना है वसत का वर्ड? नहीं चले सुना। वसत मैं बताता हूँ। वसत का मतलब ये होता है कि कोई किसी चीज की उसकी उसकी जो एक तरीके से कहें कि वसी, वसी का वर्ड एक होता है, बहुत वसी जमीन है ये जमीन बहुत वसी है, यानी क्या मतलब? वो बहुत बड़ी बड़ी है। है, बहुत लंबी है, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये वसी से ही वसत बना है, यानी किसी चीज का बड़ा होना या छोटा होना। यानी आप कहते हैं मिसाल के तौर पे आप कोई कमरा देख रहे हैं, अब आप कहते हैं कि इसकी लेंथ क्या है, या आप कहते हैं कितना बड़ा है ये कमरा, तो दूसरा वर्ड उर्दू में जो एक होगा वो ये होगा इसकी वसत क्या है, इस कमरे की वसत क्या है, यानी इसकी जो है आप मुझे बताएं कि ये कितना बड़ा है, इसकी लेंथ क्या है, इसकी विड्थ क्या है, तो ये वसत कहलाती है। तो मैं इसको वसत क्यों कह रहा हूँ कि देखें जब आप किसी मार्फा वर्ड को यूज करते हैं तो वसत यानी उसकी बड़ाई बहुत छोटी हो जाती है, वो बहुत स्पेसिफाई हो जाता है। आप हर किसी को अब्दुल्ला नहीं कह सकते, किसी एक बंदे को अब्दुल्ला कह सकते हैं। हम्म, लेकिन जब आप नकरा यूज करते हैं तो उसकी वसत बहुत फैल जाती है, एक्सपेंड हो जाती है। अब आप जब इंसान कहते हैं तो उसमें हर बंदा इंसान है, हर किसी के लिए इंसान यूज कर सकते हैं, तो इसकी जो वसत है वो बहुत फैल जाती है। तो इसलिए पहला जो एस्पेक्ट है इसको हम वसत कहते हैं। किसी इस्म के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये मारिफा इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर या नकरा हो रहा है। अगर ये नहीं पता होगा तो आप उसकी ट्रांसलेशन में आपको प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, अभी हम मारिफा नकरा पढ़ नहीं रहे, अभी तो मैं सिर्फ एस्पेक्ट बता रहा हूँ, आगे चल के हम इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे तो वहां पे आपको और क्लियर होगा कि ये मारिफा और नकरा किस किस तरह से यूज होते हैं। तो ये पहला एस्पेक्ट क्लियर है यहाँ तक जो हमने अभी पढ़ा है? जी जी ठीक है, चले अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा पहला एस्पेक्ट यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद हमें दूसरी बात समझनी है, इस्म का दूसरा पहलू। अब मैंने कितने बताए? 4 एस्पेक्ट्स होंगे जिनको हम देख रहे होंगे। पहला था वसत यानी मारिफा या नकरा, प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन। अब दूसरा एस्पेक्ट है, और दूसरे एस्पेक्ट के लिए मैं आपको एक जुमला लिखूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, और आपने उसमें मुझे कोई गलती बतानी होगी, या अगर सही होगा तो आप बोलिएगा जुमला सही है। तो अब ये जुमला यहाँ पर आ रहा है, इससे मुझे गलती बताएं। लड़, लड़का पानी पीते हैं, यहाँ तो एक लड़का, सिर्फ एक लड़के की बात हो रही है। पीते हैं ये गलती है। पीते। तो क्या होना चाहिए? लड़का पानी पीता है, ये पी पीता है, रहा है। या पीता है भी सही है, बिल्कुल ठीक है, हम्म पीते हैं से पीता है। हम्म अवैस भाई आप इस बात से इत्तेफाक कर रहे हैं? पीता है।
ठीक है, तो अब ये अच्छा, ये आपको कैसे पता चला? मैंने तो कहीं इस सेंटेंस में ये नहीं लिखा हुआ कि भाई वो लड़का एक है, आपने खुद ही कह दिया कि ये लड़का एक है, कैसे पता चला आपको? लड़का से ये सिंगुलर यूज हो रहा है बेसिकली, एक। बिल्कुल बिल्कुल। यानी आपको पता है कि उर्दू जबान में लड़का जो सिंगुलर यूज होता है, ऐसे ही जी है ना? जी। अगर ये चीज ना पता होती तो शायद आप कहते कि ठीक है, बात तो समझ में आ रही है कि पानी पीने के बात हो रही है उसकी, तो आपको ही पता है। अच्छा, सेकेंडली आपको ये भी पता है कि जब सिंगुलर यूज होता है तो आपको आगे वर्ब कैसा यूज करना है, पीता है। जी तो ये बात भी आपको ग्रामर में पता है। यानी हमें ये पता होना चाहिए किसी नाउन के बारे में कि वो नाउन सिंगुलर है या प्लूरल। प्लूरल है। यहाँ पे ये लड़के होना चाहिए, यानी मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि ये गलत है। ये जो हम्म। पहली वाली स्टेटमेंट है इसमें पीते हैं, गलत है। सही होना चाहिए लड़का पानी पीता पीता है। है। तो ये इसमें फर्क क्या पता चला कि लड़का वाहिद है सिंगुलर, और लड़के जो हैं ये प्लूरल है, जमा। हम्म। तो अब आपको देखें, उर्दू लैंग्वेज में हमें बचपन में किसी ने शायद ये नहीं बताया होगा कि भाई लड़का जो है वो सिंगुलर होता है, लड़के जो है वो प्लूरल होता है। लेकिन बोल बोल के और सुन सुन के हमें ये बात पता है कि जब हम सिंगुलर के लिए यूज कर रहे होंगे तो लड़का, और प्लूरल के लिए यूज कर रहे होंगे तो लड़के। ऐसे ही किसी भी जबान में आपको नाउन के बारे में ये पता होना चाहिए कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, यानी कि उसका उसका जो अदद, उसका जो नंबर है वो पता होना चाहिए। क्लियर है ये बात? जी। लेकिन अरेबिक में खास बात हो जाती है। अरेबिक में सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, और उसके बीच में एक और चीज होती है जिसको हम तस्निया कहते हैं। ये क्या होता है? देखें, अरेबिक में प्लूरल या जमा जो है वो दो से स्टार्ट नहीं होता बल्कि तीन से स्टार्ट होता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है अरेबिक में, कि अरेबिक में प्लूरल दो को नहीं कहते बल्कि क्या? प्लूरल कहते हैं जब तीन चीजें हो जाएं। बिल्कुल, ये बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट होगा, पहले आप लोगों ने नहीं पढ़ा ग्रामर तो उसमें ये आपने शायद ना सुना हो। लेकिन अरेबिक में सिंगुलर और प्लूरल के बीच में एक डुअल होता है। डुअल, डुअल का मतलब यानी दो के तो लिए वो इस्तेमाल हो रहा है, जिसको हम अरेबिक में तस्निया कहते हैं। ये तस्निया भी कहा जाता है, और साथ में एक और टर्म इसके लिए यूज होती है, मैं दोनों लिख देता हूँ। कहीं पे ये तस्निया यूज हो रही होगी, अच्छा अरेबिक में होती तस्नियातुन, लेकिन जब आप पॉज करते हैं तो आप इसको तस्निया कहते हैं। और दूसरी एक और टर्म होती है उसको, यानी दोनों के मायने यही हैं, और उसको कहते हैं मुसन्ना। ये इसी का ऑल्टरनेटिव है तस्निया का? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा। यानी कुछ लोग कहते हैं कि ज्यादा बेटर टर्म मुसन्ना है, और कुछ लोग कहते हैं तस्निया है। तो आपको जब बुक्स देखेंगे वहां पे दोनों आपको मिल सकती हैं। तो ये असल में तस्निया और मुसन्ना जो है ये डुअल के लिए यूज होता है। जब डुअल का एक आ जाए, अब सिंगुलर और प्लूरल पढ़ते आए हैं हम इंग्लिश में या उर्दू में, जी। लेकिन अरेबिक में डुअल भी पढ़ रहे होंगे, यानी कि दो के लिए अलग से लफ्ज इस्तेमाल हो रहा होगा। ओके। ठीक है, तो ये अभी हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे आगे चल करके ये किस तरह बनता है। तो अरबी में वाहिद जमा नहीं होता बल्कि वाहिद तस्निया और जमा, ये इस तरह से अरबी में बन रहा होता है। ठीक है, इसको सही। बिल्कुल यूं समझें आप कि कुरान में ये बड़ी फेमस आयत है, आप लोगों ने सबने इसको सुनी होगी। सूरह रहमान में बार बार एक आयत आई है, वो कौन सी आयत है? फबिय्य अला अभी रब्बिकुम यही वतबस्सुम। इसका तर्जुमा कहीं आपने अगर पढ़ा हो, वैसे तो याद होगा लेकिन कहीं पढ़ा हो, क्या तर्जुमा इसका लिखा होता है? और तुम तुम अपने अपने रब की रब की कौन 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 सी नेमतों को झुटलाओगे? ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन कहीं पे आप ट्रांसलेशंस पढ़िएगा इंग्लिश की, उर्दू की, तो कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ होगा कि तुम, और ब्रैकेट में ए गिरोहे जिनो इंस, ठीक है, जी जी या पढ़ा है ना ये? जी तो जी। अब यहाँ पर ये गिरोहे जिनो इंस क्यों कहा जा रहा है, यानी जिनो और इंसानों, ये दो लोगों को क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे तस्निया की इसमें जो है ना ये बात हो रही है, तो इसका ओके। मतलब है दो लोगों से यहाँ पे बात की जा रही है। फबी अय्यी आला ये रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये नहीं कहा जा रहा कि तुम अपने रब की, यानी तुम एक शख्स अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। ये भी नहीं कहा जा रहा तुम सब लोग, बल्कि दो लोगों को मुखातिब किया जा रहा है। तो एक्चुअली दो ग्रुप्स को जो है ना वो एड्रेस किया जा रहा है, एक इंसान और एक जिन। और उसकी तफसीर ये है कि यही दो मखलूक हैं जिनसे सवाल किया जाएगा और इनको सजा और जजा मिलेगी, यानी कि या तो इनको रिवॉर्ड मिलेगा या पनिशमेंट मिलेगी। बेशक। तो बताने का जो ऑब्जेक्टिव वो ये है कि यहाँ पर अरबी में कुरान की आयत में तस्निया यूज हो रहा है। तो ओके। इसकी ट्रांसलेशन में आपने खुद इम्प्लाई किया कि यहाँ पे दो जो ग्रुप्स हैं जिनसे बात हो रही है वो इंसान और जिन की जिन। बात हो रही है। ठीक है, तो ये तस्निया भी कुरान में बहुत यूज हुआ है। हम इंशाल्लाह जब तस्निया पढ़ लेंगे उसके बाद मैं आपको एग्जांपल्स शेयर करूंगा कुरान की, तो आप देखेंगे बहुत जगहों पे ये ट्रांसलेशन इस तरह से
मिलेगी। तो अब अरबी में बताने का अब जो ऑब्जेक्ट जो खुलासा हुआ वो ये है कि अरबी में वाहिद होता है, फिर उसके बाद तस्निया होता है, और उसके बाद जमा आता है। वाहिद तस्निया जमा, ये दूसरा पहलू है इस्म का, ये भी पता होना जरूरी है। अगर नहीं पता होगा, जैसे मैंने कहा अभी आयत की एग्जांपल दी आपको, अगर ये ना पता हो तो हम करेक्ट ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे जो हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो हमें इस्म के बारे में ये पता होना चाहिए कि उसका नंबर या उसका अदद जो है वो क्या है। अरबी में इसको हम अदद कहते हैं, यानी वाहिद जमा होना या वाहिद तस्निया जमा होना, इसको हम क्या कहते हैं, अदद। उर्दू में भी इस्तेमाल होता है अदद, यानी नंबर के लिए यूज होता है। तो पहला जो एस्पेक्ट था वो क्या था, वसत, यानी इस्म का मारफा या नकरा होना। और जो दूसरा एस्पेक्ट अब आ रहा है वो है इस्म का अदद, यानी उसका वाहिद होना या तस्निया होना या जमा होना। अगर नहीं पता होगा तो देखें, ये जो ऊपर गलती हुई थी, ये गलती क्यों हुई थी कि हमें क्लियरिटी नहीं थी कि लड़का जो है वाहिद है या जमा है, तो वो गलती कर दी थी हमने। तो फिर ये गलती हो सकती है या तो लिखने में या ट्रांसलेशन करने में। कोई सवाल अभी तक? ये दोबारा से अच्छा। अदद का बता देगा। अदद जो है जमा के लिए यूज होता है, जैसे आपने लिखा है अदद, जो है इसे हम अदद नहीं, कहते हैं। अदद, अदद एक काइंड है जिसके अंडर ये तीनों चीजें आती हैं, वाहिद तस्निया और जमा। ओके। यानी आप यूं लें कि देखें, हमने इस्म का जो दूसरा पहलू पढ़ा है ना, ये एक्चुअली अदद है। ठीक अच्छा है, अच्छा। का ठीक। नाम जो है वो अदद हो गया है। ऐसी इस्म का जो पहला पहलू पढ़ा है हमने, उसको हमने क्या कहा है, वसत। ठीक है, तो वसत ये फर्स्ट एस्पेक्ट हो गया इस्म का, जो हमें जी पता होना चाहिए। ठीक है, जिसमें हमने मारफा नकरा पढ़ा। और जी। अब ये दूसरा एस्पेक्ट है जो कि अदद है, यानी इसको आप इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो नंबर लिख लें, नंबर, नाउन का नंबर। यानी उसका नंबर से मतलब ये कि उसका सिंगुलर होना, डुअल होना या प्लूरल होना, ये असल में अदद कहलाता है या नंबर कहलाता है। सही है। ठीक, क्लियर है भाई। तो दो एस्पेक्ट हो शर्जील गए अब। भाई, ठीक है, जी जी, शर्जील भाई सवाल कीजिए। आपने तस्निया की अभी एग्जाम्पल दी है कुरान से, सूरह ठीक है, रहमान की, तो ये जमा की भी कोई एग्जाम्पल दे दें। जमा की बहुत सारी मिसालें, जैसे आप देखें, अगर मिसाल के तौर पर कुरान में आया सूरतुल काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून। अब ये जो काफिरून का वर्ड आया है, ये आया है जमा के लिए, यानी कह दीजिए कि ए काफिरों। ठीक है, या इंग्लिश में आप देखें ओ डिसबिलीवर्स लिखा हुआ होगा, प्लूरल के उसमें लिखा हुआ होगा। एक काफिर से नहीं कहा जा रहा, सारे काफिरों से कहा जा रहा है, तो ये प्लूरल में आ गया है। ठीक है, अगर 3 लोग होंगे तब भी प्लूरल का आ जाएगा। ठीक है, तो अगर 3 है तब भी ये प्लूरल की फॉर्म में जो है ये आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब आपको जनरली जब कुरान में यूज हो रहा होता है तो वो एक बहुत बड़े ग्रुप के लिए आ रहा होता है। इसी तरह से सूरतुल मुनाफिकून आई है कुरान में, सूरतुल मुनाफिकून है, वहां पे आप देखें, इजा जा अकल मुनाफिकून, ए नबी जब आपके पास मुनाफिक आए, ये मुनाफिकून का जो वर्ड में आया है, तो इसका मतलब है कि वो ज्यादा क्वांटिटी में, ज्यादा तादाद में जो है वो मुनाफिक आ रहे हैं, प्लूरल का वर्ड यूज हुआ है। ठीक। ठीक है, इसी तरीके से वो जो है बस एक आखिरी मिसाल और देके फिर आगे चलते हैं। मोमिनून का वर्ड भी जो है प्लूरल में होता है। ठीक है, कुरान में आया है, इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा वजिलत कुलूबुहुम इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। ये आयत इस तरीके से, इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, कि बेशक मोमिन लोग तो वो हैं कि जब उनके सामने अल्लाह की आयत की तिलावत की जाती है, अल्लाह का जिक्र किया जाता है, तो क्या होता है, उनके दिल डर जाते हैं। और जब उसकी आयत की तिलावत की जाती है तो उनका ईमान जो है वो बढ़ जाता है। ये मोमिनों की अल्लाह ताला ने जिक्र किया है, आई गेस सूरह अनफाल की शायद आयत नंबर 2 है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो मोमिनून का वर्ड यूज हुआ है, देखें, मोमिनून, काफिरून, मुनाफिकून, ये सारे प्लूरल की एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो प्लूरल या जमा भी इस्तेमाल हुआ है, वाहिद में भी इस्तेमाल बहुत सारे हुए हैं, और इस तरीके से जो है वो तस्निया की मिसालें भी काफी सारी मौजूद हैं। सही। ठीक है, ठीक है जी, बेहतरीन ठीक है। है। चले, अब ये हमारे 2 एस्पेक्ट हो गए। इसके बाद अब हमारा जो है वो तीसरा एस्पेक्ट होगा इस्म का, तीसरा पहलू जो कि हमें समझना ही नहीं। इस्म को समझे 4 डिफरेंट एस्पेक्ट से समझ रहे हैं हम। अब 2 हो गए, अब इसके बाद तीसरा जो एस्पेक्ट आ रहा है, उसके लिए अगेन मैंने मिसाल लिखी है, गलती बताएं, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा क्या एस्पेक्ट है ये। लड़का पानी, ये पीती, सेम ही चीज, पीती है, लड़की के लिए यूज होता है पीती। पीती है, तो यहाँ पे करेक्ट क्या होना चाहिए था? लड़का पानी पीता वो है। तो सब मुजक्कर का होगा। है। एग्जैक्टली उसका मुजक्कर या मोन्नस होना, यानी उसकी जिन्स उर्दू में कहते हैं या अरबिक में भी
मैस्कुलिन या फेमिनिन होना। देखिए अब आपने बहुत से लोगों को शायद सुना भी होगा लड़का पानी पीती है, वजह यह कि उनकी उर्दू जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो इस वजह से पठान उनको ये है वो। गलती हो जाती है। एग्जैक्टली तो वो असल में अब कसूर क्या नहीं है उनका, क्योंकि उनकी लैंग्वेज नहीं है, तो उन्होंने जो है सुन सुन के जो है वो सीखी है। और हो सकता है कि उनकी लैंग्वेज में जो है वो जेंडर डिफरेंट हो। देखिए ये जेंडर्स जो होते हैं ना बहुत सारी चीजों के हर लैंग्वेज में डिफरेंट होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप यूं लें कि अगर मिसाल के तौर पर कुर्सी है, कुर्सी उर्दू में क्या होता है, मैस्कुलिन होता है फेमिनिन होता है? फेमिनिन। फेमिनिन है। कैसे कहा आपने, कैसे फेमिनिन? कुर्सी टूट कुर्सी जाती है। होती है, टूट कुर्सी हाँ जो कुर्सी, कुर्सी टूटती है, कुर्सी हाँ, टूटता नहीं है। ठीक है, कुर्सी हाँ, रखी है, कुर्सी रखा नहीं है। लेकिन अरेबिक लैंग्वेज में कुर्सी जो है मैस्कुलिन है। तो अब ये जो है ना, ये एक बंदा जो कि दूसरी जबान बोल रहा हो उसके लिए आसान नहीं होता जेंडर का ख्याल रखना। इसीलिए हम कुछ लोगों को सुनते हैं कि वो जेंडर उनके गलत हो रहे होते हैं। तो उसकी वजह यही है कि वही हो सकता है उनकी लैंग्वेज में जो है वो जेंडर डिफरेंट हो। तो लेकिन यहाँ पर असल बताने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप लोगों को अगर जेंडर सही नहीं पता हो तो सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर तो हो सकता है। जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है लड़का पानी पीती है नहीं होता पीता है। आपने फौरन गलती क्यों पकड़ ली? आपको पता है भाई लड़का जो है वो मुजक्कर होता है, मोन्नस नहीं होता, और लड़की जो है वो मोन्नस होती है। तो अब ये फर्क आपको अगर इस्म के बारे में ना हो, जैसे लड़का एक इस्म है, आपको इसके बारे में ना इस्म के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये मुजक्कर है या मोन्नस। और इस तीसरे एस्पेक्ट को, तीसरे पहलू को हम जिन्स कहते हैं। आवाज क्लियर आ रही है? जी जी क्लियर आ रही। जी बीच में हो गई थी थोड़ी सी, लेकिन अब सही आ रही है, लेकिन तो सारा समझ आ तीसरा गया। एस्पेक्ट, ठीक है, तीसरा एस्पेक्ट जो है ये जिन्स इस्म का कहलाता है। यानी आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसकी जिन्स जो है इस्म की वो क्या है। ठीक है, कोई सवाल तो नहीं है इसके हवाले से? कोई है तो यहाँ पे कर ले। नहीं क्लियर है सर। ठीक है, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बाद अगला हम चलते हैं, इसम के तीन पहलू हो गए। नंबर एक वसत, उसका मारफा या नकरा होना। नंबर दो अदद, इसम का वाहिद या तस्निया या जमा होना। और नंबर तीन जिन्स, इसम का मुजक्कर या मोन्नस होना। ये तीन चीज़ें हमने कर ली। अब चौथा पहलू आ रहा है, और ये चौथा पहलू थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा, मुश्किल नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना होगा। और उसको समझने के लिए मैं तीन जुमले आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। कोई पढ़ेगा इन तीन जुमलों को? खालिद ने साजिद खालिद को ने मारा। साजिद को मारा, साजिद ने खालिद को मारा, साजिद ने खालिद के भाई को मारा। बहुत ही यहाँ जी। मार कुटाई हो गई है। ठीक है, सबने आपस में एक दूसरे को मार बहुत मार दिया कुटाई हो गई है। है। अब इसमें आप बताएं कि इन जुमलों में आपको पहले दो जुमलों में क्या फर्क नजर आ रहा है? कि वो आपस में एक दूसरे के साथ लगे हुए। पहले ठीक खालिद है, ने साजिद को मारा, फिर साजिद ने खालिद को मारा, फिर साजिद सही ने है। गुस्से में खालिद के भाई को मारा। मतलब यानी अब रिवर्स हो रहा है, एक्शन हो रहा है फिर उसका रिएक्शन भी हो रहा है, पता नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, उसी तरीके से अगर आप देखें, देखिए यहाँ पे एक फेल आ रहा है, मारना एक फेल होता है ना, एक फेल भी आ रहा है। अच्छा, जब भी कोई फेल आता है तो उस फेल के साथ उस एक्शन को करने वाला, यानी जिसको हम डूअर कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, वो भी आ रहा होता है। और एट टाइम्स जो है वो जिस पर एक्शन हो रहा होता है वो भी आता है, जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये भी साथ में यहाँ पे मौजूद है। तो अब अगर आप गौर करें तो पहले जुमले में सब्जेक्ट कौन है? खालिद। खालिद है। खालिद है, ठीक है। सब्जेक्ट यानी जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है जी वो परफॉर्म कर खालिद रहा है। और सेकंड जुमले में खालिद क्या है, सब्जेक्ट है? नहीं, नहीं, सेकंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ फर्क देखें, ये भी फर्क नजर आ रहा है। खालिद को अगर हम देखें तो खालिद पहले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, और दूसरे में वो ऑब्जेक्ट है, यानी जिस पर वो एक्शन हो रहा है। ऐसे अगर साजिद को देखेंगे तो साजिद पहले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है और दूसरे सेंटेंस में वो सब्जेक्ट बन गया है। इसको उर्दू में क्या कहते हैं, अभी मैं बता देता हूँ, अगर लिखना चाहें तो लिख लें, फाइल और मफूल। ये उर्दू ग्रामर हमने बचपन में पढ़ी होगी, तो वहां पे ये वर्ड बहुत ज्यादा सुनते थे, फाइल और मफूल। तो फाइल वो होता है जो काम करने वाला होता है, अभी आगे लिखा हुआ भी आ जाएगा। तो फाइल काम करने वाला, और मफूल जिस पर काम हो रहा है। जैसे आप कहते हैं ना उर्दू में जालिम, जालिम कौन होता है, जुल्म करने वाला। और मजलूम कौन होता है, जिस पर जुल्म किया जा रहा है। तो यही इस तरह फाइल काम करने वाला और मफूल जिस पर काम किया जा रहा है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम अभी कह लेते हैं
खालिद पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट है और दूसरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। अब अगर मैं आपसे पूछूं तीसरे सेंटेंस में खालिद का क्या रोल है, तो बताएंगे यहाँ पे? तीसरे में खालिद का रोल नहीं है, खालिद का भाई बेसिकली ये है कि हम्म, रेफरेंस दिया जा रहा है कि खालिद के भाई को मारा। वेरी गुड। तो यानी यहाँ पर ना खालिद जो है वो सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है यहाँ पे सब्जेक्ट साजिद, साजिद, और साजिद ऑब्जेक्ट कौन है? भाई। खालिद खालिद का का भाई। भाई। एग्जैक्टली, एक्चुअली वो भाई है, जो भी खालिद का भाई है। तो खालिद यहाँ पे जैसे आपने कहा ना रेफरेंस के लिए आया है या एक रिलेशनशिप शो करने के लिए आया है कि भाई वो भाई किसका है, तो वो खालिद का भाई है। यानी उस भाई को बिला वजह नहीं मारा, वो फड्डा चल रहा था उनका खालिद से, इस वजह से भाई पिटा है। इस तो वो खालिद सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट के लिए आया है, उसका इस जुमले में कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ना वो पीट रहा है ना वो पिट रहा है, बल्कि वो सिर्फ एक आपको एक ताल्लुक बताने के लिए आया है। इसको एक और वर्ड भी कहते हैं उर्दू में, ये लिखना चाहें तो लिख लें, निस्बत। निस्बत या ताल्लुक, ठीक है। ये वर्ड निस्बत इसलिए बता रहा हूँ कि ये आगे काम आ जाएगा, आगे भी हम इसको पढ़ेंगे। तो निस्बत या ताल्लुक या रिलेशनशिप, इंग्लिश में हम इसको रिलेशनशिप कह लेंगे, ये इस रोल के लिए आया है। यानी ये जो है इसको मैं कह रहा हूँ कि ये एक, देखिए मैं अगर कहता हूँ हामिद का कलम, हामिद का कलम, तो हामिद एक्चुअली क्या है, वो पोजेसर है। यानी जो पोजेस कर रहे हैं उस पेन को, जिसकी पोजेशन में वो है, जो जो ओनर है, उसका ओनरशिप शो कर रहे हैं ना। अब यहाँ पर जब आप का की इस तरह के वर्ड्स लगाते हैं तो उससे पता चलता है अच्छा ये उसकी चीज है। हामिद का कलम, हामिद का भाई। ऐसे ही आप देखते हैं अल्लाह का घर, तो अल्लाह का घर का मतलब क्या है, घर की निस्बत की जा रही है अल्लाह की तरफ, यानी वो किसका बेशक घर है, अल्लाह का घर है। अल्लाह का। तो ऐसे ही जो है वो यहाँ पर भी अगर आप देखें खालिद के भाई में, खालिद जो है ये इसका रोल या स्टेटस ये डिफरेंट है। इन तीनों जुमलों में खालिद का स्टेटस या रोल या हालत, उर्दू में हम इसको हालत कहेंगे, ये चेंज हो रही है। यानी किस हाल में आ रहा है ये, पहले में ये एक फाइल या सब्जेक्ट आ रहा है, दूसरे में ये मफूल आ रहा है, और तीसरे में जो है ये एक इजाफी चीज आ रही है। ठीक है, यानी खालिद जो है वो इजाफी, मैं इसको कह रहा हूँ, अभी आगे लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन अब मेरा आपसे एक और सवाल है, और वो सवाल ये है कि मुझे बताएं कि आपको कैसे पता चला कि खालिद सब्जेक्ट है और साजिद ऑब्जेक्ट है पहले सेंटेंस में? खालिद किसने एक्शन किया, और साजिद चूंकि ऑब्जेक्ट है उसको मार रहा है तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन लिखा हुआ तो कहीं भी नहीं था कि खालिद मार रहा है, कहीं लिखा हुआ है यहाँ पे? खालिद ने साजिद को मारा, ये लिखा तो है मारा। मारा, लेकिन ये साजिद को भी तो हो सकता है साजिद मारने वाला, देखें यहाँ भी मारा लिखा हुआ है, हम्म। साजिद भी लिखा हुआ है, खालिद भी लिखा हुआ है। दोनों सेंटेंसेस में देखें वर्ड्स वही हैं, खालिद और जी साजिद जी। और मारा। लेकिन आपने कैसे ये रिड्यूस किया कि भाई पहले सेंटेंस में खालिद मारने वाला है और दूसरे सेंटेंस में साजिद मारने वाला है? सब्जेक्ट के थ्रू क्या, पहले खालिद आ रहा है, खालिद ने, अच्छा भैया ये ने से बड़ा ही, बेसिकली। हाँ एग्जैक्टली ये बड़ा ही सिंपल सवाल होता है, लेकिन आमतौर पे क्योंकि हमने कभी इसका सोचा नहीं होता तो ये हम्म मुश्किल लग रहा होता है कि क्या सवाल कर लिया। ये देखें मेरे मेरे जहन में, मेरे असल में जो अल्लाह ताला ने जहन बनाया है उसमें लैंग्वेज इस तरह से फीड हुई हुई है कि मुझे पता है कि जब भी मैं ने यूज कर रहा हूँ वर्ड तो इसका मतलब है सब्जेक्ट है हम्म। ये मेरा ब्रेन खुद जो है ना प्रोसेस कर रहा है। मुझे कोई बता नहीं रहा था इस सेंटेंस में खालिद मार रहा है और साजिद पिट रहा है, जी लेकिन बस वो ने का वर्ड जो है उसने खुद ही प्रोसेस कर दिया कि खालिद जो है वो सब्जेक्ट है और को जहाँ पे आ रहा है तो साजिद ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक। इसीलिए अगर आप देखें, अगर मैं सेंटेंस को यूं बोलूं, पहले वाले सेंटेंस को, साजिद को खालिद ने मारा, क्या कोई बात में फर्क आया है? जी पहले सेंटेंस से कंपेयर करें, साजिद को खालिद ने मारा, नहीं, कोई भी फर्क नहीं है। कोई भी फर्क नहीं है, नहीं, सब्जेक्ट वही है, वही है। ऑब्जेक्ट वही है, जी और फेल भी वही है, जी सिर्फ जी। पोजीशन चेंज हो गई है। पोजीशन चेंज, सही है, बिल्कुल। पोजीशन सिर्फ चेंज की है। तो उर्दू में पोजीशन चेंज करने से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं चेंज होता। नहीं होता। ठीक है, तो हमें कैसे पता चला सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट? ने। ने और को से पता चला। ठीक। एग्जैक्टली, ये बात क्लियर है यहाँ तक? जी। अब अगर आप इंग्लिश में इस सेंटेंस को लिखें तो आप कैसे लिखेंगे? खालिद हिट साजिद। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये सेंटेंस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, खालिद हिट साजिद। अच्छा, और दूसरा वाला जो सेंटेंस है उसको क्या लिखेंगे?
साजिद हिट खालिद। दूसरा सेंटेंस हो गया साजिद हिट खालिद। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे पता चला इंग्लिश में? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, हिट से पहले जो आया है वो सब्जेक्ट है, हिट के बाद जो है वो ऑब्जेक्ट है। एग्जैक्टली, यानी पोजीशन। जी इंग्लिश में पोजीशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जो वर्ब से पहले आने वाली चीज है वो सब्जेक्ट है, और जो वर्ब के बाद आने वाली है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन ऑब्जेक्ट है। दोनों लैंग्वेजेस उर्दू और इंग्लिश में बिल्कुल डिफरेंट ग्रामर है। आप जी देखें उर्दू में, इंग्लिश में भी ने और को नहीं आ रहा। जी इंग्लिश में कोई ने और को का वर्ड नहीं है, बल्कि पोजीशन जो है वो मैटर कर रही है। तो ये स्टेटस या हालत इंग्लिश और उर्दू में कैसे पता चल रही है, हमने इस बात को यहाँ पे समझा है। किस तरह पता चल रही है? उर्दू में इस्म का स्टेटस ने ने और और को को। से तब्दील हो रहा है या पता चल रहा है, और इंग्लिश में इस्म का स्टेटस उसकी पोजीशन से पोजीशन से। मालूम हो रहा है। ये बात यहाँ तक कोई क्लियर है या कोई सवाल है तो पूछ लें। नहीं, सही है। ठीक है जी, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें, अब सवाल ये कि हमें ना इंग्लिश पढ़नी है ना उर्दू पढ़नी है, हमें अरबी पढ़नी है। तो अरबी में क्या चीज़ है? क्या अरबी में ने और को से पता चलेगा, या अरबी में पोजीशन से पता चलेगा? तो मज़े की बात यह है कि अरबी में ना तो ने और को होता है जिससे पता चलेगा, और ना पोजीशन इंपॉर्टेंट होती है जिससे पता चलेगा कि फ़ाइल कौन है, मफ़ूल कौन है। तो अब सवाल ये कि अरबी में कैसे पता चलेगा कि खालिद फ़ाइल कब बन रहा है और मफ़ूल कब बन रहा है? देखिए ने और को आ रहा होता तो मैं समझ जाता अरबी में भी कि अच्छा ठीक है, ये ने का वर्ड आ गया है तो ये फाइल है। या अगर पोजीशन इंपॉर्टेंट होती तो मैं कहता ठीक है, जो वर्ब से पहले आ रहा है वो फाइल होगा अरबी में, जो वर्ब से बाद में आ रहा है वो मफूल होगा। ऐसा भी नहीं है। तो अब अरबी ज़बान में एक नई चीज़ है, एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि हम देख रहे होंगे, जो कि उर्दू में भी नहीं है, इंग्लिश में भी नहीं है। इसलिए एक नई चीज़ जो है ना, वो थोड़ा सा इनिशियली आपको लगता है डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये डिफ़िकल्ट नहीं है। इसको हम समझें, आप अगली 3-4 क्लासेस में बार बार ये चीज़ समझ रहे होंगे, तो ये चीज़ हमें समझ में इन द एंड आ जाएगी। इनिशियली आपको इंशाल्लाह। सिर्फ मैं डेफिनेशन अभी जो है वो याद कराऊंगा इंशाल्लाह। डेफिनेशन जो है वो अभी आप देख लें और उस डेफिनेशन को समझ लें, फिर वो चीज़ें कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। इसको इंशाल्लाह। समझने से पहले मैं आपको एक मिसाल और दूंगा तो और इंशाल्लाह बात क्लियर हो जाएगी। मुझे बताएं, हम कलिमा पढ़ते हैं, शायद मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दी थी या नहीं दी थी, आई डोंट रिमेंबर। मोहम्मद का वर्ड मैंने बताया था यहाँ पे। नहीं, मुझे याद नहीं है, रिपीट ठीक है, करिएगा प्लीज। कलिमे में आप देखिए मोहम्मद का वर्ड आता है, जी। तो किस तरह आता है जरा आप वो बताएं। ला ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। मुहम्मदुन सुल रसूलुल्लाह, या। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब मिलाते हैं तो वो हम नून को नहीं पढ़ते, बल्कि हम डायरेक्टली जो है वो रॉ से मिला देते हैं। जी लेकिन अगर ये अकेले आ रहा हो, इंडिविजुअल एक वर्ड हो अकेला, तो क्या है वर्ड मोहम्मदुन। मुहम्मदुन। ये कहाँ पे आ रहा है? ये आ रहा है पहले कलमे में, ठीक है। जी अच्छा, अब इसके बाद आप बताएं सेकंड कलमे में भी आता है, या जो अजान में बोला जाता है ना, वो जो सेकंड कलमा या अजान, तो इसको मैं सेकंड कलमा अगर हम लिखे वहां पर पढ़े जरा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु, आगे क्या है, अन्ना मुहम्मदन। मुहम्मदन। मोहम्मदन, मोहम्मदन है वहां पर। जी यानी आप देखें यहाँ पर मोहम्मदुन नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे मोहम्मदन, मुहम्मदन। मोहम्मदन दो जबर के साथ आ रहा है, जी ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आ जाए अगले अगले एक और, इस पर दुरूद शरीफ में भी हम मोहम्मद का वर्ड आता है। तो दुरूद शरीफ में ज़रा बताइएगा किस तरह से आ रहा होता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ठीक है, 2 दफ़ा आया यहाँ पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। जी एक्चुअली दोनों जगह पे मोहम्मदिन का वर्ड है, लेकिन वो आप वाव से जब मिलाते हैं तो उसको मोहम्मदिन पढ़ देते हैं। तो ये वर्ड जो आ रहा है दुरूद शरीफ में, ये क्या आ रहा है, मोहम्मदिन। तो आप देखिए एक ही वर्ड है, लेकिन इसके आखिर में जो है वो चेंज एक आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ऐसा है कि नहीं है? जी। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है, वर्ड एक ही है लेकिन आखिर में जो है वो एक चेंज आ रहा है। फर्स्ट कलिमे में अलग है, सेकंड कलिमे में अलग है, और दुरूद इब्राहिमी जो है या दुरूद शरीफ जिसको हम कहते हैं, उसमें आप देखें तो अलग यूज हो रहा है। तो अब ये क्या हो रहा है, इसको यहीं पे पॉज करके ज़रा दोबारा से अपने इस पे आते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं कि इस्म की हालत या स्टेटस अरबिक में कैसे पता चलेगा। तो अरबी में इस्म का स्टेटस उस इस्म के आखिर में होने वाली तब्दीली से पता चलेगा या तब्दील होगा।
यानी इस्म का स्टेटस जो पता चलाना है, उस इस्म के आखिर में होने वाली तब्दीली जो है वो हमें बताएगी कि ये इस्म जो है वो फ़ाइल है या मफ़ूल है या ये इजाफी है, यानी एक रिलेशनशिप शो करने के लिए यहाँ पर आ रहा है। इस्म के आखिर में होने वाली तब्दीली को समझने के लिए ये मिसाल अब आप दोबारा देख लें जो मैंने यहाँ पे अभी मिसाल दी थी। उस मिसाल से ये बात इंशाल्लाह क्लियर होगी कि लफ्ज़ एक ही है लेकिन इस्म के आखिर में एक तब्दीली आ रही है। एक जगह पे दो पेश आ रहे हैं, एक जगह पे दो ज़बर आ रहे हैं और एक जगह पे दो दो ज़ेर आ ज़ेर। रहे हैं। इस्म के आखिर में जो चेंज होगा ना, इससे पता चल जाएगा कि भाई ये फाइल बन रहा है सब्जेक्ट, या ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, या ये एक रिलेशनशिप शो करने के लिए खाली यहाँ पर यूज हुआ है। यानी ना तो आपको ने और को की ज़रूरत पड़ी, ना आपको उसकी ज़रूरत पड़ी कि आप जो है वो पोजीशन को जो है वो उसका ख्याल रखें। अब बताएं यहाँ तक अभी कोई सवाल जहन में आया हो अभी तक की बात पे? नहीं, अभी तक क्लियर है। ठीक है, ये मोहम्मद के वर्ड से इसको जरा सोचिएगा कि तीन डिफरेंट आपको देखें इसकी चेंजेस यहाँ पर एक ही वर्ड के एंड में। मैंने क्या कहा था, एराब कैसे पता चलेंगे? इस्म के एंड में जो चेंज होगा उससे आपको एराब पता चल जाएंगे। इस्म के आखिर में होने वाला चेंज या तब्दीली, इन तीन एग्जांपल्स में आप देखें चेंज क्या हो रहा है एंड में। एक जगह पे दो पेश आ रहे हैं, एक जगह पे दो ज़बर आ रहे हैं और एक जगह पे दो ज़ेर आ रहे हैं। बाकी सब वही है, स्टार्टिंग पार्ट सबका सेम है, लेकिन एंड में जो है वो आपको चेंज एक नज़र आ रहा है, तब्दीली नज़र आ रही है। ये जो है हमें बताती है कि इस्म का स्टेटस या उसकी हालत क्या है इस जुमले में। ठीक है, ये इस्म का चौथा पहलू अभी हमने इनिशियली थोड़ा सा देखा है। अब जब आप इसको अरबी में बनाएंगे खालिद के वर्ड को, तो इन तीनों जुमलों में खालिद के आखिर में तब्दीली आ जाएगी। कहीं पर ये खालिदुन इस्तेमाल होगा, कहीं पर ये खालिदन इस्तेमाल होगा और कहीं पर ये खालिदिन इस्तेमाल होगा। और इससे मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई ये खालिद फ़ाइल है या मफ़ूल है, या ये ना फ़ाइल है ना मफ़ूल है बल्कि ये एक इजाफी चीज़ है। क्लियर है ये बात? ठीक। तो ये अरबी की जो है ना एक बिल्कुल एक यूनिक जो है वो एक कॉन्सेप्ट है अरबिक में, कि अरबिक में इस्म के एंड पार्ट जो है वो आपको बता सकता है कि ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। ना इंग्लिश में ऐसे हो रहा है ना उर्दू में ऐसा हो रहा है। अब ये जो इस्म के आखिर में तब्दीली होती है इसको एक नाम भी दिया जाता है। इसकी एक टर्म है जो कि हमें पता होनी चाहिए कि इस्म के आखिर में होने वाली तब्दीली, इसको हम एराब कहते हैं। इसी को हम एराब कहते हैं। एराब क्या होते हैं? इस्म के आखिर में होने वाली तब्दीली। लेकिन इसमें मैंने एक पॉइंट और ऐड किया, और वो क्या बात है कि वो तब्दीली ऐसी होती है जिससे इस्म के मायने चेंज नहीं होते। इस्म के आखिर में होने वाली ऐसी तब्दीली या चेंज जिसमें इस्म के मीनिंग या मायने तब्दील ना हो, उसको हम एराब कहते हैं। यानी ठीक है। अभी जो आपने पीछे बात की थी, मैंने यहाँ पे बात की थी, अब इसको मैं यूं कह सकता हूँ कि अरबी में इस्म का स्टेटस उस इस्म के एराब से पता चल जाता है, क्योंकि यही जो डेफिनेशन लिखी हुई है आपकी, इस्म के आखिर में होने वाली तब्दीली, इसके मायने क्या है, एराब की बात कर रहा हूँ मैं। यानी उर्दू में इस्म का स्टेटस ने और को से तब्दील होता है या पता चलता है, इंग्लिश में इस्म का स्टेटस उसकी पोजीशन से पता चलता है, और अरबी में इस्म का स्टेटस उस इस्म के आखिर में होने वाली एराब से, एग्जैक्टली उस इस्म के आखिर में होने वाली तब्दीली या जिसको हम एराब कहते हैं, एराब से पता चलता है। तो इस एराब की डेफिनेशन को एक दफ़ा दोबारा से देख लें। मैं जो डेफिनेशन बता रहा हूँ अगेन, मैंने कहा कि अभी हो सकता है कि जहन में कुछ सवालात आ जाएं या कंफ्यूजन हो। ये कंफ्यूजन रहेगी 2-3 क्लासेस तक, उसके बाद इंशाल्लाह क्लैरिटी आती जाएगी। लेकिन डेफिनेशन जो है वो पता होनी चाहिए। और डेफिनेशन क्या है? इस्म के आखिर में होने वाली ऐसी तब्दीली जिससे मायने जिसमें तब्दील ना हो। मायने तब्दील ना हो। मुझे बताएं, मैंने वो जो लफ्ज़ मोहम्मद लिखा था 3 दफ़ा, उन तीनों में क्या मोहम्मद के मायने चेंज हो रहे थे? नहीं, मायने चेंज नहीं हो रहे थे। चेंज नहीं हो रहे थे। मोहम्मद एक नाम है, हमारे नबी का भी नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु जैसे अलैहि किसी वसल्लम। इंसान का भी नाम हो सकता है मोहम्मद। तो मोहम्मद किसी का अगर नाम भी है तो तीनों इंस्टेंसेस में मोहम्मद के मायने तो एक ही हैं। और मोहम्मद के जो लिटरल मीनिंग होते हैं वो क्या होते हैं? जिसकी आपसे आप तारीफ हो। तो इसके मीनिंग यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर भी यही है और यहाँ पर भी यही है। मीनिंग चेंज नहीं हुए, लेकिन एराब तब्दील होने से वो उसका इस्म का स्टेटस चेंज हो गया। सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है या वो इजाफी है जो कि पोजेसर के तौर पर आ रहा है, वो चेंज हो गया।
ये एराब होते हैं। ये इस्म के चौथा पहलू जो अभी हमने देखा है, इसको एराब कहते हैं। अब ये जो एराब है, इसके बारे में एक दो बातें हमें और समझनी है। देखिए, एराब अरबी ज़बान में 3 तरह के होते हैं। एराब के 3 नाम, ये यूं कह लें कि एराब को हम 3 नाम देते हैं अरबी ज़बान में। तो ये 3 टर्मिनोलॉजीज़ और 3 इस्तिलाहात जो हैं, ये हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे बहुत ये एक्सटेंसिवली यूज़ होंगी। और वो 3 क्या हैं एराब की हालतें? नंबर 1 को हम कहते हैं रफ़ा, जैसे आपने पढ़ा था ना फ़ाइल बनना, तो वो क्या हो गया? रफ़ा। नंबर 2 आपने पढ़ा था मफूल बनना, इसको आप कह लें नसब। और नंबर 3 आपने पढ़ा था कोई इजाफी, तो इसको आप कह लें जर। तो एराब कितने होते हैं? 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 रफ़ा, रॉ पे भी ज़बर पढ़ेंगे, फा पे भी ज़बर पढ़ेंगे, रफ़ा। नंबर 2 नसब, नसब। और नंबर 3 जर, रफ़ा, नसब और जर। अब इनकी कोई मीनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मीनिंग नहीं है, बस ये टर्म्स यूज़ होती हैं, यानी इसके मायने के कोई इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं है, ये बस लफ्ज़ यूज़ होते हैं अरबिक ग्रामर में, ये हम ऐसे ही इसको यूज़ कर रहे होंगे। जैसे अब देखें, आपको कभी बचपन में आपने प्रेपोजिशन पढ़ा होगा, तो प्रेपोजिशन के मीनिंग हमें कभी किसी ने नहीं बताए थे, बस टर्मिनोलॉजी एक यूज़ होती है ना, वो वैसे यूज़ हो जाती है। तो ऐसे ही ये रफ़ा, नसब, जर भी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि हम यूज़ करेंगे एराब के लिए। तो एराब कितने होते हैं? 3 तरह के। नंबर 1 रफ़ा, नंबर 2 नसब, और नंबर 3 जर। तो अब ये देखिए, हमने जो वसत है पहले हमने वो देखी थी, वसत के एतबार से इसम को देखा था मारफा नकरा होना। नंबर 2 अदद के लिहाज से देखा था, यानी वाहिद, तस्निया और जमा होना। नंबर 3 जिन्स के लिहाज से देखा हमने, मुज़क्कर मुअन्नस होना। और नंबर 4 हालत या स्टेटस के लिहाज से हमने देखा रफ़ा, नसब और जर होना। ये इसम के 4 पहलू हैं जो कि हमें पता होने चाहिए, ताकि हम इसम को किसी सेंटेंस में करेक्ट वे में यूज़ कर सकें। अब आप देखें, अगर आपको इसम के एराब नहीं पता होंगे, तो हो सकता है आप उसमें आखिर में गलती कर दें और मायने पूरे चेंज हो जाए। इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। देख, कुरान की एक मिसाल है, सूरह बकरा में ही आई गेस की आई है। क़तला दावूदु जालूता। ये कुरान में हम पढ़ते हैं, कुरान में एक आयत का एक छोटा सा एक पार्ट है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, क़तला दावूदु जालूता। और आई गेस ये सूरह बकरा या सूरह आल इमरान में से कहीं पे आया है। तो देखें, इसका तर्जुमा ये है, कत्ल किया दाऊद ने, दाऊद अलैहिस्सलाम नबी थे, कत्ल किया दाऊद ने जालूत को। इसका तर्जुमा क्या बन रहा है? आवाज आ रही क्लियर? जी जी, आ रही है आवाज। कत्ल किया दाऊद ने जालूत को। अब देखें, इस मिसाल में आपको कहीं भी अरबी में ने और को नजर आ रहा है? कहीं भी नहीं नजर आ नहीं। रहा। सिर्फ नहीं। 3 वर्ड नजर आ रहे हैं। एक कातला जो कि वर्ब है, कत्ल किया, फिर दावूदू जो कि सब्जेक्ट है, और जालूता जो कि ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि इससे ना, इसमें पोजीशन इंपॉर्टेंट है कि पहले दाऊद आए इसलिए ये जो सब्जेक्ट है, और बाद में जालूत आए इसलिए ये ऑब्जेक्ट है। हमने समझा अरेबिक में ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती, बल्कि इसम के आखिर में होने वाली तब्दीली। ये दाऊद के ऊपर क्या आ रहा है? पेश आ रहा है। पेश। और जालूद के ऊपर क्या आ रहा है? जबर। जबर आ रहा है। तो इस वजह से हमें पता चल गया कि अच्छा, ये दाऊद जो है ये सब्जेक्ट है, और जालूद जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो दाऊद ने कत्ल किया जालूद को, ये इसका मतलब बन गया। तो देखें, ये ज़बर ज़ेर पेश की अरबी ज़बान में कितनी इंपॉर्टेंस है, इसका पता चल रहा है कि अगर हम ज़बर ज़ेर पेश जो है वो हमें ना पढ़ रहे हो या ना पता हो हमें, तो हम मीनिंग उसके डिफाइन नहीं कर सकते। इसमें एक और चीज़ देखें कि मैं यहाँ पर इसको जो है वो दो एक डिफरेंट वर्ड से मैं जो है वो मैं चेंज कर रहा हूँ, बल्कि इसको तो यहीं पे रहने देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ। क़तला हामिदुन, और यहाँ पे ले लेते हैं मिसाल के तौर पर महमूदन। क़तला हामिदुन महमूदन। अब यहाँ पर ये हामिद जो है ये सब्जेक्ट है। कैसे पता चल रहा है मुझे? कि हामिद के आखिर में 2 पेश आ रही है।
और ये हम आगे पढ़ेंगे कि 2 पेश साइन है सब्जेक्ट होने की, आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये चीज़ बाद में आएगी। तो हामिद जो है ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और महमूद क्या है, इस पे 2 ज़बर आ रही हैं, ये ऑब्जेक्ट है। अब अगर मैं इस सेंटेंस को मैं इस तरह लिख दूं मिसाल के तौर पर, यानी इसकी पोजीशन को चेंज कर दूं और महमूद को मैं पहले लिख दूं, मिसाल के तौर पर महमूद को मैंने पहले लिख दिया, क़तल महमूदन हामिदुन, अरबिक में इसके भी मायने सेम रहेंगे, यानी ठीक जो है। ऊपर वाले के मायने हैं अरबी में भी यही मायने रहेंगे। क्यों? इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आखिर में होने वाली 2 ज़बर, तब्दीली। बिल्कुल। एग्जैक्टली और वो बस दोनों में इनको सेम है। जबर जेर पेश से पहचानना है। एग्जैक्टली अब ये जबर जेर पेश का कॉन्सेप्ट अभी बड़ा लिमिटेड है, ये आगे चल के और एक्सपेंड हो जाएगा, लेकिन आप सही समझ रहे हैं, जबर जेर पेश से पहचानना है। ठीक है, जैसे कतला जो है ये पास की बात हो रही है, एग्जैक्टली जबर जबर। हाँ, ये अभी तो हम वर्ब पे नहीं आए, वैसे तो अभी तो हम नाउन देख रहे हैं, जो हामिद और महमूद है ना इसको देख रहे हैं, और महमूद और हामिद यहाँ पर। तो अब आप देखें, अब अगर मिसाल के तौर पर कोई इस जुमले में एक गलती कर दे, और मिसाल के तौर पे कहना ये चाह रहा है कि हामिद ने महमूद को कत्ल किया, ठीक है, कहना तो यही चाह रहा है, जो ऊपर वाला सेंटेंस आपको नज़र आ रहा है यही कहना चाह रहा है, लेकिन सिर्फ अगर ज़बर ज़ेर की गलती कर दे, मिसाल के तौर पर इसके साथ वो 2 ज़बर लगा दे और इसके साथ वो 2 पेश लगा दे, तो पूरा सेंटेंस जो है वो उल्टा ऊपर नीचे हो गया। कातिल को आपने मकतूल बना दिया और मकतूल को आपने कातिल बना दिया, यानी कतला हामिदन महमूदन, इसका मतलब क्या है कि कत्ल किया महमूद ने हामिद को, जबकि असल बात क्या थी, कत्ल किया हामिद ने महमूद को। तो ये इसी तरह, अब मैं यहाँ पर क्योंकि कुरान की आयत है मैं उसको चेंज नहीं कर रहा, लेकिन आप सोचें कि यहाँ पर कोई अगर इस आयत को गलत पढ़ दे और यहाँ पर जो है वो ज़बर पढ़ रहा हो और जालूद पर पेश पढ़ रहा हो, तो पूरे मायने कुफरिया मायने हो जाएंगे, यानी ये मायने ही ऐसे हो जाएंगे जिससे कुरान के अल्फाज के जुमले का या आयत का मायने तब्दील हो रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कुरान को जब सिखाते हैं, तजवीद वगैरह पढ़ाते हैं, तो उसमें बताते हैं कुरान की कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जिसको आप हराम गलती कहते हैं, यानी लहने जली, वो क्या होती हैं, ऐसी गलतियाँ कि जिनके करने से कुरान के मायने चेंज हो जाए। जैसे यहाँ मैंने आपको एक बताई कि अगर आप पेश पे ज़बर लगा दें और ज़बर पे पेश लगा दें तो मायने ही चेंज हो रहे हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन रहा है। तो ऐसी कोई भी गलती कुरान में अगर हो जाए तो इस पर अगर जानबूझ करो तो कुफर है, यानी अगर कोई जानबूझ से कर रहा हो, और अगर गलती से हो जाए तो उस पर उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है, उसको पता होना चाहिए। लेकिन गलती अगर हो रही है तो जाहिर है वो इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन उसको कोशिश करनी चाहिए कि ये गलती उसकी अपनी कोताही की वजह से जो है वो ना हो रही हो। ठीक है, तो ये असल में ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस यहाँ पे समझ में आ रही है कि सिर्फ एक आखिर में होने वाली तब्दीली जो है वो आपको बता रही है कि सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। क्लियर है ये बात? जी बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो अच्छा ये कोई सवाल अब अगर आप लोग हैं तो बताइएगा। नहीं भाई, यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे इसका मैं बता दूं, ये एक हिस्टोरिकली एक वाक़या आता है कुरान में कि 2 कौमों की आपस में जंग हुई थी, और आई गेस बनी इसराइल थे जिनमें यही आगे दाऊद अलैहिस्सलाम आए थे। तो असल में एक बादशाह तालूत, एक और बादशाह था जो कि यहाँ पे कुरान में उसका जिक्र आया है। और आपने वो वाक़या सुना होगा ना कि एक लश्कर था जिसको कहा गया कि भाई पानी ना पीना, बहुत ज़्यादा पानी ना पी लेना, लेकिन वो क्या हुआ, सब लोगों ने पानी पी लिया, बहुत थोड़े लोग थे जिन्होंने पानी जो है वो वहाँ उस नहर से बहुत थोड़ा सा पानी पिया। तो उसके बाद क्या हुआ, आगे जिन लोगों ने ज़्यादा पानी पी लिया था फिर क्या हुआ कि वो आगे फिर जंग नहीं कर पाए, वो इतना थक चुके थे कि फिर वो जंग नहीं कर पाए। सूरह बकरा में पूरा आता है वाक़या। तो ये असल में 2 कौमों का, 2 लश्करों का झगड़ा हुआ था, जिसमें एक जो तालूत था बादशाह और दूसरा जालूत था। ये तालूत जो है वो मुसलमानों की तरफ से था। इन्हीं के लश्कर में एक दाऊद अलैहिस्सलाम जो नबी थे वो भी एज अ फाइटर गए थे। और दाऊद अलैहिस्सलाम की खसूसियत ये थी कि वो जो है वो जो आप कहते हैं ना गुलैल से जो थ्रो करते हैं, यानी पत्थर मारना, वो जी जो जी। है वो उनकी बहुत उसमें एक्सपर्ट थे। वो आई गेस वो गुलैल की तरह होता था, या वो जो उसको आप घुमा के जो मारते हैं उसको क्या कहते हैं, जो घुमा के थ्रो करते हैं स्टोन को, स्टोन पेल्टिंग जो होती है, तो वो जो है वो उसमें बहुत एक्सपर्ट थे। तो ये जालूद जो था ये असल में पूरे आर्मर में था, इस तरीके से था ये असल में। अच्छा, ये बातें कुरान में नहीं आई हैं, लेकिन ये पुरानी किताबों में जो है इसकी तफसीलात लिखी हुई हैं, जिनको हम इसराइलियात कहते हैं। तो उसमें वाक़या ये आता है कि वो जालूद जो है वो इस तरह से था कि उसका पूरा जो है वो आर्मर उसने पहना हुआ था, सिर्फ एक आंख अपनी खोली हुई थी उसने।
तो वो जो दाऊद अलैहिस्सलाम ने वो पत्थर मारा, वो सीधा उसकी आंख पे गया और वहां पे जाके वो जो है वो मर गया। तो ये वो असल में कुरान में ये इसका जिक्र आया है पूरे वाक़े का, तो वहां पे ये लिखा हुआ है क़तला दाऊद जालूता, दाऊद ने जालूत को कत्ल किया। तो ये असल में वहां पे उस वाक़े की तरफ जो ये इशारा यहाँ पर हो रहा है। ठीक है जी। तो ये असल में यहाँ इस आयत का रेफरेंस देने का जो मकसद था वो ये था कि इस आयत में एक सब्जेक्ट यूज हुआ है और एक ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। पता कैसे चला? उस आयत के आखिर, उस लफ्ज़ के आखिर में जो तब्दीली हो रही थी जिसको हम एराब कहते हैं, उससे पता चला कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। ठीक है, तो ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है इसम के बारे में कि सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। लेकिन उसके लिए पता करने के लिए हमें इसम के आखिर में होने वाली तब्दीली को पढ़ना पड़ेगा। ये अब हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, यानी अगली क्लासेस में अब हम एराब को पढ़ेंगे। एराब क्या होते हैं उसको इंशाल्लाह फिर हम देख रहे होंगे। एक चीज़ बस और करके इसको एंड कर देते हैं, बहुत छोटी सी है ये, कि हरकत और एराब में फ़र्क क्या है। लेकिन ये हर किसी के लिए इशू नहीं होता, लेकिन अरबिक उर्दू में एक गलती है। उर्दू में आप एराब बोलते हैं ज़बर ज़ेर पेश को। ठीक है, एराब जब भी आता है जहन में, बहुत से लोगों के जहन में आ जाता है कि एराब ज़बर ज़ेर पेश होते हैं। अभी हो सकता है आपके जहन में भी आया हो, दो पेश दो ज़बर दो ज़ेर को एराब कहते हैं। तो नहीं, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश जो होते हैं या ज़बर ज़ेर पेश जो होती है उसको हम कहते हैं हरकत। हरकत की जमा हरकत। तो ये ज़बर ज़ेर पेश जो है ये हरकत होती हैं। और एराब जो है वो ज़बर ज़ेर पेश नहीं होते, बल्कि वो रफ़ा नसब जर जो हमने पढ़ा है ना वो होते हैं। और एराब की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? आखिर में होने वाली तब्दीली। तो एराब इज नॉट यानी आप इसको नॉट इक्विवेलेंट टू हरकत। हरकत डिफरेंट है, एराब डिफरेंट है। ठीक है। ये बात इंशाल्लाह आगे चलकर ये और क्लियर होगी जब हम इसकी एग्जांपल्स देख रहे होंगे। लेकिन ये डेफिनेशन यहाँ समझना इंपॉर्टेंट है कि हरकत अलग चीज़ है और एराब अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये जो है इन दोनों में फ़र्क है जो कि हमें पता होना चाहिए। तो आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसम के 4 पहलू जो है उनको हमने समझा है। जो मैंने आपको बताया कि 4 पहलू समझना ज़रूरी हैं जिससे हम इसम को जुमले में सही इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आज की हमारी क्लास में बस यही चीज़ थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये जो है इसम के 4 पहलुओं को देख लिया और अब हम इंशाल्लाह एराब को आगे चलकर देखेंगे।